दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर लगातार तैयारी कराते जा रहे हैं। इसलिए आपके 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण रह जाते हैं। इस वीडियो में हम क्या है फास्ट ही कवर करने वाले हैं, कम समय है। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से बस देखते जाइएगा, देखना बस ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तो काफी चीजें आपको याद हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको उत्तर देना है। तो 4 अंकी वाले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और उन्हीं अध्याय से मैं बताऊंगा जिन अध्याय से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न बनने के हाई चांस रहने वाले हैं। और 4 नंबर वैसे ही प्रश्न है, तो इतिहास में आपको कोई प्रश्न रटना नहीं है। ओके, 4 नंबर वाले प्रश्न है तो आपको समझने का प्रयास करिए। मैं आपको थोड़ा समझाते भी जाऊंगा, तो सब सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ओके, जो शॉर्ट टाइप होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इतिहास में, वो तो रटने पड़ते हैं, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है समझने का प्रयास करना है, क्योंकि अब बहुत लंबे क्वेश्चन आपको लिखना है पेपर में, तो पूरा रट नहीं सकते, तो समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला अध्याय है हड़प्पा वाला चैप्टर। ओके, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहां से दोस्तों आपका फिक्स नहीं है, यानी आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, हाई चांस है आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन जाओगे। तो मैं आपको यहाँ इस पहले वाले चैप्टर से पूरा आपको सिलेक्टेड लॉन्ग टाइप बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपका 3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन टॉपिक बता रहा हूँ तैयार करना है। पहले हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कई सारे नगर थे, लेकिन आपको 2 नगर बताना, उनके बारे में लिखना है। पहला तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा ही नगर है, और इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण का है, ये प्रमुख स्थल है। यह नगर का वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटीगुटमिरी जिले में स्थित है। इस नगर का आकार और यहाँ में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर का विस्तृत हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। ओके, ये पढ़ते ही आपको क्या चीजें समझ में आ जाएगी। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो भी क्या है इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है अक्सर। इस नगर का यह नाम इसका कारण यह है कि पड़ा क्योंकि इस नगर का क्या है खुदाई में 7 परतें मिली। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बना होगा और क्या है 7 बार बसा होगा और 7 बार क्या नष्ट हो गया होगा। इस नगर का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजना थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जाती हैं, जो प्राय एक दूसरे पर समकोण पर तारती थी। यानी ग्रिड पद्धति से पूरी ये हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क योजना थी पूरी तैयार की गई थी। पूरी नगर योजना की बताना कि नगर किस प्रकार से बना हुआ था। इस प्रकार से प्रत्येक नगर अनेक खंडों में अर्थात मोहल्लों में बट जाता था। प्रमुख सड़कों में गलियां निकली होती थी जो 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क भी थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। इस प्रकार से दिया हुआ। फिर इसके जल निकासी के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जो मकान बने थे पक्की ईंटों के बने हुए थे। रोशनदार स्नानागार, रसोई घर, आंगन, कुएं, ये सब भी मिले हैं। तो ये समय क्या है इससे पता चल जाता है कि क्या है जो इसकी नगर योजना थी एकदम क्या है बहुत ज्यादा व्यवस्थित थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते, संक्षेप में आपको बताना है। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, सिंपल आपका दिया है। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे किया करते थे। सिंपल टॉपिक है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं, इन मोहरों के क्या उपयोग है। इसमें आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थलों का उत्खनन के माध्यम से 2000 से भी अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण कलाकृतियां मानी जाती हैं। मोहरों तथा मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि जब सामान में भरा थैला या बोरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसके मुंह बांधकर गीली मिट्टी लगाकर उसमें क्या है जाती थी। तत्पश्चात एक या अधिक मोहरे का दबा दिया जाता था, यानी निशानी के लिए। एक बार से ये सील बंद की भी होता था, साथ ही निशानी के लिए, क्योंकि मोहर बताती थी किस एरिया से आया है। तो क्या किया जाता था, कोई भी सामान को पैक करते समय उसके ऊपर जब मुंह बंद किया जाता तो गीली मिट्टी लगाकर इसकी मोहर लगा दी जाती थी। तो ये मोहर की यहाँ छाप पड़ जाती है। इसका मुद्रांकन अछोड़ता उक्त सामान की सुरक्षा का प्रतीक था, साथ ही इसका प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो ये मोहर के बारे में बताया जा रहा है। जो मोहरों का आकार था वर्गाकार, गोलाकार, हर प्रकार की होती थी। मोहरों में मुख्यतः बैल, गैना, हाथी, 12 सिंह की आकृतियां बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो कम ही चांस है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के विनाश की बात करते हैं, पतन की बात करते हैं, कोई फिक्स कारण नहीं है। ओके, हर विद्वान के अपने अपने अनुसार बताता है। कोई कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए, ओके, जिससे क्या ये सभ्यता नष्ट हो गई। कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, या फिर कोई कहता है बाढ़ आ गई, कोई कहता है भूकंप आ गया। इस प्रकार से ये सब आपके क्या है बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण, ये सब आपके हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण या विनाश के कारण है। ओके,
सिंपल आपका दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास के विवरण प्रस्तुत कीजिए। एमपीओडिज्म 20 में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला का विकास किस प्रकार से हुआ? तो पहले स्थापत्य कला के बारे में दिया जा रहा है। स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण कला को आपको बताना कि मोहनजोदड़ो में भवन कला का निर्माण किस प्रकार थी। फिर मूर्ति कला है। तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन आंसर है एक दूसरे कनेक्ट हो गए। जैसे पहले वाले में हमने क्या है पढ़ा है किसके बारे में, भवन के निर्माण के बारे में देखा है, बस वही बातें आपको क्लियर है तो आपको बता देनी है। फिर मूर्ति कला किस प्रकार से थी, चित्रकला और संगीत एवं नृत्य, धातु कला, ये सभी आपके दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कलाओं के बारे में। कला की बताया जा रहे हैं कि स्थापत्य कला किस प्रकार से थी, मूर्ति कला किस प्रकार से थी, चित्रकला के बारे में, संगीत और नृत्य कला के बारे में, और धातु कला किस प्रकार से थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका एमपीओडिज्म 24 में आ चुका है कि आपका क्या है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निकासी प्रणाली या नगर योजना की ओर संकेत करती थी? अपने उत्तर का क्या है कारण बताइए। एक बार से आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में आपको समझाना है। जल निकासी प्रणाली संबंधी क्वेश्चन आएगा आपको इस बार से रहने वाला है कि हड़प्पा में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार से थी। आपको बताया जा रहा है कि जल व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी। सिंपल आपका रहने वाला है। ओके, आप पढ़ो सबको लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा आपको क्या है मेहनत नहीं करनी है। बाकी अदर जो क्वेश्चन बताएं मैं आपको क्या पूरे फोकस से पढ़िएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था के 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। एमपीओडिज्म 20 में आता तो ये आपका रिपीट हो सकता है। अब यहाँ नगर योजना व्यवस्था बतानी थी, इसमें भी नगर योजना की व्यवस्था बतानी है। इस सड़कों के बारे में बताया जा रहा है। फिर सफाई का प्रबंध किस प्रकार से था, फिर भवन निर्माण किस प्रकार से था, फिर सार्वजनिक स्नानागार भी थे, अन्नागार और भोजनालय मिले हैं, और कुआं का प्रबंधन। इन पॉइंटों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की व्यवस्था को बताया जा रहा है। सिंपल आपको है, पढ़ते ही आपको समझ आएगा। जिस प्रकार से पेपर लिखना है, देखिए हेडिंग दी हुई है और दो लाइन दी हुई है। मैन भी जब कोई भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो हेडिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लेनी है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो मुझे इन पॉइंटों के अंतर्गत बताने हैं। ओके, बाकी अगर पॉइंट याद आ जाते तो उसके बारे में आप जरूर दो लाइन आपको लिख पाएंगे अंदर। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अध्याय आ जाता है हमारा राजा किसानों नगर। यहाँ से देख लेते हैं। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये भी आपका फिक्स नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन जो इस चैप्टर से सिलेक्टेड है लॉन्ग टाइप के वो देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आपका है अभिलेखों के साक्ष की सीमा का वर्णन कीजिए। एमपीओडिज्म 23 में क्वेश्चन आया था, रिपीट होने के हाई चांस है, पढ़ के रखना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ सकता है, इतिहासकार के पुनर्निर्माण में अभिलेखों को महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह अभिलेखों के साक्ष्यों की सीमाएं लिखिए। तो देख लेते साक्ष्यों की क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो इतिहास निर्माण की दृष्टि से अभिलेखों का सर्वाधिक महत्व होता है। जो अभिलेख मिलते हैं, जैसे अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। ओके, तो अगर अभिलेखों को हम क्या है उनको देख लेते हैं कि बारे में, अगर उनकी जो उनकी भाषा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय क्या क्या था। ओके, अशोक ने क्या बताना चाहते थे उस समय के बारे में। ओके, तो अभिलेखों से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इसने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है। विद्वान इतिहासकार फ्लिट के शब्दों में, प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्वक अध्ययन से ही प्राप्त हो जाता था। मतलब इतिहास का जो फ्लिट थे वो कहते थे अगर कुछ ना किया जाए, केवल जो अभिलेख हैं उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया जाए, तो भी हमें क्या है प्राचीन भारत की राजनीति इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में अभिलेख तत्कालीन राजनीति एवं धार्मिक दशा पर विशेष रूप से प्रकाश डालते थे तथा राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र व्यक्तित्व के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध कराते थे। अभिलेखों की संख्या अत्यधिक है तथा ये देश के विभिन्न भागों में क्या प्राप्त होते हैं। अधिकांश अभिलेख स्तंभ, शिला तथा गुफाओं पर उत्कीर्ण है, परंतु कुछ अभिलेख मूर्तियां, ताम्र पत्तों पर भी क्या उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, हाथीनुमा, ये आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा बताया जा रहा है कि ये सब अभिलेख है जिनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लियर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, लेकिन अब आने की कमी चांस है। एमपीओडिज्म 23 में भी आ चुका है, एमपीओडिज्म 24 में भी आ चुका। ओके, क्या है कि सिक्के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। या फिर आपको इस बार से एमपीओडिज्म 24 में क्वेश्चन आया था, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिक्कों का क्या महत्व है, क्या इनसे वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में कोई जानकारी मिलती है। यानी सिक्कों के बारे में पूछा है, सिक्कों के किस प्रकार से हमें क्या है इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। ओके, तो पढ़ के बड़ा आपको रखना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आसान है। ओके, बस हेडिंग आपको पढ़ के रखिएगा। आर्थिक दशा का ज्ञान, फिर होता है तीर्थ क्रम का निर्धारण, ये सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, धार्मिक दशा का ज्ञान और कला विकास का ज्ञान। तो ये पॉइंट बस आप याद कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये आर्थिक दशा का ज्ञान, पहला पॉइंट है आर्थिक दशा का ज्ञान, कि हमें पता चल जाता था कि अगर किस प्रकार के सिक्के चल रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वहाँ सोने के सिक्के मिलते हैं, तो हम समझ जाएंगे भैया वो राज्य सब सोने के सिक्के चला रहा है, यानी थोड़ी संपन्न राज्य था। यदि ये तांबे के सिक्के मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे थोड़ा क्या है ज़्यादा संपन्न नहीं था, इस टाइप से। ओके, तो इस प्रकार से हमें उसकी आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है सिक्कों के माध्यम से। तीर्थ
क्रम का ज्ञान, ये बहुत सारे जो सिक्के होते हैं तो उसमें क्या है, उनकी तिथि लिखी रहती है, कब जारी किए गए, किस शासक द्वारा चला गया, उनमें नाम भी लिखा रहता है कई बार, तो इसमें तिथि क्रम का भी जानकारी हो जाती है कि इस शासन काल में इस प्रकार के सिक्के चलाए गए। ओके, राज्य की सीमाओं का निर्धारण, यानी हमें किसी एरिया तक, एक निश्चित एरिया तक मान लीजिए वही सिक्के मिल रहे हैं तो समझ जाएंगे कि उस एरिया तक क्या राजा का शासन था। मान लीजिए उसके बाहर कहीं वो उस प्रकार से सिक्के नहीं मिल रहे तो हम समझ जाएंगे उसके बाहर क्या राज्य का, उस राज्य का शासन नहीं था, क्योंकि राजा का जहाँ शासन होगा उतने एरिया में क्या है वो सिक्के चलेंगे इस प्रकार से। फिर धार्मिक दशा का ज्ञान, धार्मिक दशा का ज्ञान इस प्रकार से कि जब सिक्के होते हैं तो उसमें क्या देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह बनी रहती थी, क्योंकि पता चल जाएगा कि वो किस देवता को मानते थे इस प्रकार से। कला विकास का ज्ञान, साथ ही सिक्के में क्या अच्छी नक्काशी वगैरह भी होती है तो उसमें क्या है उनके कला विकास के बारे में ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, साथ ही उसमें मूर्तियाँ, चित्र, संगीत की डिजाइनिंग बनी रहती है तो कला विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो अभिलक्षण मतलब होता है कि विशेषताएं, लक्षण यानी विशेषता ही होता है, तो महाजनपद की आपको विशेषता बतानी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन था महाजनपदों की क्या है प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, हाई चांस है रिपीट हो जाए अभी आपका क्वेश्चन, तो पढ़ के रखना है। महाजनपद की विशेषताएं 16 महाजनपद थे। ओके, 16 महाजनपद थे। 16 के 16 महाजनपद के नाम याद नहीं है तो आपको कुछ मेन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे आपका मगध था, कौशल था, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, ये सब आपके थे। ओके, जब दोस्तों आप क्या है आप इसके आप क्या क्लास 12 के बाद अगर एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ आपको क्या महाजनपद 16 महाजनपद सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, 16 के 16 महाजनपद, और आपको उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। वहाँ से क्या है आपके एमपीपीएससी यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो फिर आपको क्या ट्रिक के माध्यम से याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ 16 महाजनपद की ट्रिक क्या है। अनवा, कावा, बाज को मलना होगा, 5 6 कुरु शुरू, काम बंद, गंध शुरू, तो ये होता है। ये मैंने जो बताया आपको ये आपका था 16 महाजनपद के नाम, यहाँ से आप याद कर सकते हो। उसी के पहले आपको है 16 महाजनपद की राजधानी याद होनी चाहिए। तो राजधानी की ट्रिक है चंपागिरी बरात में, कौशाम्बी के साथ में, वैशाली ने श्राप दिया, महेशमती ने कुशा पिया, कापे शक्ति, इंद्रकीगर, मथुरा हाट, विराटनगर, तक्षशिला तो आ जाना, महापोटली पा जाना। तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया उनकी राजधानी। ओके, हर जनपद की राजधानी थी, तो जो पहली वाली ट्रिक थी वो महाजनपद के नाम थे और उसके बाद ये जो सेकंड वाली है चंपागिरी बरात में उसकी राजधानी थी। ओके, तो ये आपको जरूरत नहीं है लेकिन याद करने की, क्योंकि आपके पेपर में क्या है 16 महाजनपद लिखने के लिए नहीं आएगा, बस 4-5 आपको बेसिक पता होना चाहिए। बाकी आपको महाजनपद की विशेषता क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो महाजनपद की विशेषता कौन कौन सी है, तो पहले तो आपको बेसिक बताया जाए। महाजनपद की विशेषता है कि महाजनपद का विकास हुआ था वो 600 ईस्वी पूर्व से आपका 320 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। फिर महाजनपदों की संख्या कितनी 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य थे और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। इस काल में मगध, वत्स, अवंती, कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे और बज्जी, काम, मल्ल, सूरसेन ये आपके गणराज्य थे। कोई राज्य अनेक राज्यों के संग हुआ करते थे। इस बार से दिए और भी आप अपने हिसाब से और अच्छे बेस्ट इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। एमपीओ 22 में क्वेश्चन था तो ये भी आपको रिपीट हो सकता है, तैयार करके रखना है। मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में हमको एक महत्वपूर्ण समय माना जाता, महत्वपूर्ण काल माना जाता। क्या रीजन है? ओके, और जो लैंग्वेज दी है वो सिंपल लैंग्वेज है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्राचीन भारत में स्थापित साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। ओके, मौर्य साम्राज्य था जिसने क्या पूरे भारत में क्या है चाणक्य की सहायता से ओके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या पूरे मतलब लगभग भारत को पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया था। ऐसे एक विशाल साम्राज्य पहली बार हुआ था। ओके, 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत की आरंभिक इतिहास हो जाएगा इतिहास की रचना प्रारंभ की तो उनके द्वारा मौर्य साम्राज्य को इतिहास में प्रमुख स्थान दिया गया। इत उत्साहित हो उठे प्राचीन भारत में साहसपूर्ण साम्राज्य का जन्म हुआ। इसी साम्राज्य में भारत के सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित हुई। इस साम्राज्य में संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनकी गणना क्या भारत के महान शासकों में की जाती है। इसी साम्राज्य के प्रजा हितैषी शासक अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की अपनी शासन नीति का आधार बनाया। संतृप्त मानवता को क्या शांति, सद्भावना और प्रेम का पाठ पढ़ाया। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्राट अशोक की शासन नीतियां अत्यंत सराहनीय थी। मानवता की दीर्घकालीन इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसमें किसी एक शक्तिशाली राजा ने अपने द्वारा पराजित लोगों के से इस तरह से के लिए क्या क्षमा मांगी हो। यानी पहली बार ऐसा था किसी ने क्या कि बहुत बड़ा युद्ध किया, जीत भी गया हो, लेकिन जो फिर उसने उसको अपना एहसास हुआ गलती का और उसने क्या सबसे क्षमा मांगी। जैसे अशोक ने क्या कलिंग का युद्ध जीत लिया था, फिर भी क्या है इसका पछतावा हुआ कि क्या इस युद्ध से क्या लाखों लोग मारे गए इस प्रकार से हो गए। तो फिर उससे क्या है उसने युद्ध के स्थान पर क्या है धर्म को क्या है अपनाया। ओके, और धर्मता शांति का क्या है चारों ओर फैलाई, सद्भावना, प्रेम, ये सब की बातें की। ओके, तो यही यहाँ बताया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे से कारण बताए गए हैं जिसके कारण
मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है। क्लियर है? तो पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा, बहुत चीजें आपको सब पता ही होगी, बस आपको थोड़ा सेट कर लेना है किस बार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के। अगर मौर्यकालीन इतिहास को हमें जानना है तो मेरे पास क्या क्या साधन है जानने के, क्योंकि अगर अभी आपको जानना है तो हम तो उस समय थे नहीं, हमें पता नहीं है कि मौर्य साम्राज्य में क्या कैसा हुआ होगा, तो हमें अगर उसके इतिहास के जानना है तो हम किन साधनों से जान सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 2 नंबर में आता तो केवल आपको पॉइंट बता देना। ओके, पॉइंट कैसे प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। जैसे धार्मिक साहित्य के माध्यम से हम जान सकते हैं, विशाख दत्त की जो मुद्रा अक्षर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्नीज की इंडिका है, अशोक के शिलालेख, तो इनके माध्यम से हम क्या है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये प्रमुख साधन है। 2 नंबर में आता केवल हेडिंग आपको लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको 2 नंबर में पढ़ाया भी था। ओके, अब आपके 3 नंबर या 4 नंबर लॉन्ग में बनता है तो फिर आपको हर हेडिंग के अंतर्गत 2-2 लाइन उससे संबंधित आपको बतानी पड़ेगी। जैसे धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य से हमें क्या जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साहित्य के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक दशा के बारे में पता चलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, याद रखना है विशाख दत्त ने कौन सी लिखी, मुद्रा राक्षस लिखी, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो इससे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसके अध्ययन से चंद्रगुप्त, कौटिल्य, नंदवंश और मगध की क्रांति आदि के विषय में जानकारी मिलती है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री, परामर्शदाता तथा क्या सहायक भी थे। उसने अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में क्या तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक सिद्धांतों, न्याय प्रणाली आदि का उल्लेख किया। बहुत ज्यादा हाई चांस है कि सही बातें होंगी। क्यों? क्योंकि स्वयं चंद्रगुप्त के मंत्री थे तो उन्हें पता होगा अपने उनके एरिया में क्या हो रहा है, इसलिए उनकी जो अर्थशास्त्र उनकी ग्रंथ है उससे हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। ऐसी आपकी मैग्नीज की इंडिका हो जाती है। मैग्नीज को क्या है सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसके द्वारा लिखी गई इंडिका मौर्यकालीन शासन के व्यवस्था के बारे में व्यापक हमें जानकारी मिलती है। फिर अशोक के शिलालेख, अब अशोक ने क्या है बहुत सारे शिलालेख लगवाए जिसमें ओके जिनसे हमें क्या है बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब आपके दिए मौर्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत है। नेक्स्ट है आपका अशोक के धर्म की प्रमुख विधिया हुआ है। सिंपल है, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अशोक के धर्म यानी धर्मी से आपको समझना होगा, धर्म यानी धर्म से मतलब आपको समझना है। ओके, तो धर्म से क्या क्या बातें बताई गई थी तो आपका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कम ही चांस है, पढ़ के बस आपको रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ 4 अंक वाले क्वेश्चन कवर किया। हो सकता है ये 3 नंबर में आ जाए, लेकिन आपको जो टॉपिक बताया तैयार करके रखना है। साथ ही 3 नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं उनको कवर कर लिया, 4 नंबर जो बताते हैं उनको कवर कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन बताना सेकंड पार्ट में आपको कवर करा दूंगा। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही टाइप चैनल व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।